ओके, स्टार्ट। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्लूरल अफ्यूजन। व्हाट इज प्लूरल अफ्यूजन? इट्स एक्सेसिव अकोमोडेशन ऑफ द फ्लूइड बिटवीन द प्लूरल लेयर्स। ठीक है, सबसे पहले आपने याद रखना है दैट विल लीड टू द रिस्ट्रिक्टिव लंग्स एक्सपेंशन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है दिस इज आवर लंग्स, और लंग्स की डिफरेंट कवरिंग होती है। इनर मोस्ट कवरिंग इज द विसरल प्लूरा, जो कि लंग्स को कवर करके रखती है। ठीक है, लंग्स को कवर करके रखती है। एंड द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड द क्राइटर प्लूरा। आउटर कवरिंग जो है वो क्या होती है? क्राइटर प्लूरा होती है। अब इन दोनों लेयर के दरमियान जो है, इन दोनों के दरमियान एक स्पेस होती है। दैट स्पेस इज कॉल्ड प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस, एक्सेसिव अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड यहाँ पे अकोमोडेट हो जाता है। जब फ्लूइड यहाँ पे अकोमोडेट होता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्लूरल अफ्यूजन कहते हैं। अब प्लूरल अफ्यूजन हो चुके हैं, यहाँ पे फ्लूइड बढ़ गया है, तो लंग्स जो है वो ऐसे एक्सपैंड जो है वो नहीं कर सकते। लंग्स एक्सपेंशन कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है ड्यूरिंग द लंग्स एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। दैट इज कॉल्ड द प्लूरल अफ्यूजन। तो ये आपने याद रखना है, व्हाट इज प्लूरल? इट्स एक्सेसिव अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द टू प्लूरल लेयर्स एंड व्हिच लीड टू द रिस्ट्रिक्टेड लंग्स एक्सपेंशन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। ठीक है, तो ये आपने इसको याद रखना है। देन डिफरेंट टाइप्स की होती है, ये ट्रांसुडेटिव भी होती है और एक्सुडेटिव भी होती है। ट्रांसुडेटिव आपने याद रखना है क्या होती है। ट्रांसुडेटिव मींस कि ऐसी वो कंडीशन जिसमें या तो वो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हो जिसकी वजह से फ्लूइड वेसल से लीक हो जाता है। ठीक है, या ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए। हमें पता है कि बॉडी के अंदर एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है। एल्बुमिन जो है इसने ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना होता है, या कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर इसको कहते हैं। अब क्या होता है कि नॉर्मली जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये फ्लूइड को ब्लड वेसल से आउट मूव करवाता है, बट जो कोलाइड ऑनकोटिक प्रेशर होता है ये फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर रखता है। तो ट्रांसुडेटिव तब होगा जिसमें ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया या तो ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया, तो वो ऐसी दोनों कंडीशंस में क्या होगा? हमारे पास प्लूरल एफ्यूजन हो जाएगी। अगर हम ट्रांसुडेटिव देखें, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जब हार्ट फेलियर होता है तो क्या होता है? बैक प्रेशर डेवलप होता है हमारी वेसल्स के अंदर, क्योंकि पंप नहीं कर सकता ना हार्ट हमारा, तो बैक प्रेशर डेवलप होने की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसुडेटिव मींस के ब्लड वेसल्स के अंदर से जो है वो ब्लड बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। दैट विल लीड टू द ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन। देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड सिरोसिस। हमें पता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? एल्बुमिन यूरिया होता है। एल्बुमिन यूरिया होता है मींस के यूरिन के अंदर प्रोटीन लॉस हो जाती है। और सिरोसिस के अंदर क्या होता है? एल्बुमिन हमारी कहां से बनी होती है? एल्बुमिन हमारी लिवर बनाता है। नॉर्मली एल्बुमिन लिवर बनाता है, और लिवर सिरोसिस की वजह से देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ द एल्बुमिन इन आवर लिवर। दैट विल लीड टू द डिक्रीज ऑन कोटिक प्रेशर एंड अल्टीमेटली देन देयर इज डिक्रीज ऑन कोटिक प्रेशर। तो डिक्रीज इन कोटिक प्रेशर हो जाएगा और इसके अगेंस्ट जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? हमारे पेशेंट को जो है वो ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, नॉर्मली एम्बोलिज्म में एटेलेक्टेसिस मींस कोलैप्स ऑफ द लंग्स होते हैं। ठीक है, उसमें हो सकती है पेशेंट को। देन मेल एब्जॉर्प्शन, ऐसे पेशेंट जिनमें मेल एब्जॉर्प्शन होती है तो वो लेस कैलोरी लेते हैं, कैलोरीज लेते हैं मींस के लेस कैलोरीज तो लेस प्रोटीन लेते हैं। जब लेस प्रोटीन लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है? उनमें लेस ऑनकोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, जब लेस ऑनकोटिक प्रेशर होगा तो वो ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म, ऐसे हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि मोस्टली फ्लूइड बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, और या ऐसे हाइपोथायराइडिज्म में जो वेसल्स की एंडोथेलियल सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो वेसल लीकी हो जाती है। मेक सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको याद रखना है। मेक सिंड्रोम इज राइट प्लूरल एफ्यूजन एंड राइट ओवेरियन फाइब्रोमा, तो इसमें भी जो है वो ट्रांसुडेटिव होगा। एनी और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, देखिए कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है? लाइक ये हमारा हार्ट है, इसको बहुत ज्यादा जो है कंप्रेस किया हुआ है, कंस्ट्रिक्शन हुई है, पेरिकार्डियम जो है वो बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस हुई है, तो क्या होगा कि ये एक्सपैंड नहीं कर सकता। हमारा लंग्स जो है अगर इसमें ब्लड आता है तो ये एक्सपैंड नहीं करेगा, इसकी वजह से ब्लड सारा बैक जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कूलिंग होगी। ड्यू टू द बैड प्रेशर कूलिंग की वजह से क्या होगा कि प्रेशर के ब्लड वेसल्स के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो है वो ब्लड वेसल लीकी हो जाती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन। ठीक है, तो आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट एक्सुडेटिव, व्हाट इज एक्सुडेटिव? एक्सुडेटिव ऐसी कंडीशन होती है जो कि जिसमें इंफ्लामेटरी रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो है वो वेसल की परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और ड्यू टू फ्लूइड या इंफ्लामेटरी प्रोटीन लीकेज की होती है जिसकी वजह से। ठीक है, ऐसा कोई इंफ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है, जो कि हमारी ब्लड वेसल को लीक करता है, जिसकी वजह से फ्लूइड, इंफ्लामेटरी सेल और प्रोटीन लीक होती है। दैट इज कॉल्ड द एक्सुडेटिव फ्लूइड। अब कौन कौन से होते हैं इसमें? सेल्स होंगे, इंफ्लामेटरी सेल्स होंगे ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन में हमें पता है इंफ्लामेटरी सेल्स होते हैं। और कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? ठीक है, कोई निमोनिया हो सकता है। ठीक है, निमोनिया वगैरह हो सकता है, टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कोई एनी मैलिग्नेंसी वगैरह हो सकती है, कनेक्टिव टिश्यू लाइक एसएलई, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है, उसके जरिए हो सकता है। पाइलोथोरैक्स, लिम्फेटिक चैनल जो है उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो प्लूरल फ्यूजन हो सकती है, लाइक लिम्फ जो है वो हमारी प्लूरल स्पेस में जमा हो सकता है, और एनी ट्रॉमा जो है उसमें क्या होगा? एक्सुडेटिव फ्लूइड होगा। तो आपने ये इसको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से ट्रांसुडेटिव है, कौन कौन से एक्सुडेटिव है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्लूरल फ्यूजन। सबसे पहले मोस्टली ये
एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन बाजुकात अगर ये ज्यादा हो जाए, यहाँ पे प्लूरल एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए तो ये लंग्स को कंप्रेस करती है। ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द लंग्स, लंग्स एक्सपैंड नहीं होंगे, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा लंग्स कंप्लायंस जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू डिक्रीज लंग्स कंप्लायंस क्या होगा, लेस ऑक्सीजन होगी, लेस ऑक्सीजन विल लीड टू द डिस्पनिया एंड आल्सो देयर विल बी प्लूराइटिक चेस्ट पेन, ठीक है, प्लूरल इन्वॉल्वमेंट होती है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो सकती है पेशेंट को। अब साइंस जो है वो इंपॉर्टेंट साइंस अगर हम डिस्कस करें तो चेस्ट एक्सपेंशन कम होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ है, ये सारा जो है अगर आप देखो एक्सरे के अंदर आप देखो तो ये सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये फ्लूइड पड़ा हुआ है। अब ये फ्लूइड जो है वो लंग्स के एक्सपेंशन को कम करेगा, जिसकी वजह से जो है वो लेस ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा। देन स्टोनी डल परकशन नोट, अगर हम परकस करेंगे तो बहुत ज्यादा डल हमें होगा, ब्रेथ साउंड कम हो गए डेफिनेटली। ये देखें कि ये हमारे हैं लंग्स, ठीक है, अगर हम इसको उसके साथ स्टेप के साथ यहाँ से सुनते हैं तो ये डायरेक्ट हमें जो है वो एयर हमें ब्रेथ साउंड सुनाई देती है, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर यहाँ पे सॉरी फ्लूइड के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि जो साउंड है वो फ्लूइड से बहुत मुश्किल से पास होता है, साउंड जो है वो क्या होता है, वो डिक्रीज उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है पास होने की इन द फ्लूइड, जिसकी वजह से जो है वो ब्रेथ साउंड हमें प्लूरल एफ्यूजन में कम सुनाई देती है। तो ये आपने इसमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर टैक्टाइल फर्मेटिस होंगे, वोकल रेजोनेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टैक्टाइल फर्मेटिस मींस कि हमें जो वाइब्रेशन है, जो साउंड की वाइब्रेशन है वो कम फील होगी। अगर हम चेस्ट एक्सरे, इसका डायग्नोसिस जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में चेस्ट एक्सरे करते हैं, तो शैडो लंग्स बेस पे मोस्टली होगा क्योंकि फ्लूइड नीचे बेस की तरफ होता है, तो इसमें ब्लंटिंग होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट जो साइन प्लूरल एफ्यूजन में ब्लंटिंग ऑफ पोस्टोफ्रेनिक और कार्डियोफ्रेनिक एंगल हो जाती है, ठीक है। पोस्टोफ्रेनिक एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल जो है ना, इनकी ब्लंटिंग हो जाती है। अगर आप इस पिक्चर में देखो तो ये है हमारा, अगर इसको हम कहते हैं पोस्टोफ्रेनिक एंगल, ये एंगल जो है हमारा, ठीक है, ये एंगल जो है ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल है। एक्सरे में आप देखें ये कार्डियोफ्रेनिक एंगल है। अब अगर दूसरी साइड पे हम देखें इसको तो देयर विल बी नो पोस्टोफ्रेनिक और कार्डियोफ्रेनिक एंगल, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं है। यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे ब्लंटिंग हो चुकी है, और ये इस साइन को हम क्या कहते हैं, मेनिस्कस साइन भी कहते हैं, मेनिस्कस साइन, जो कि प्लूरल एफ्यूजन में होता है, ठीक है। मेनिस्कस साइन प्लूरल एफ्यूजन में पॉसिबल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो चीजें याद रखनी है डायग्नोसिस के लिए। ये एनआरई2 के लिए प्लूरल एफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसका डायग्नोस एक तो चेस्ट एक्सरे से करते हैं, उसके अलावा हम लाइट क्राइटेरिया फॉर एक्सोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लाइट क्राइटेरिया से हम देखते हैं कि पेशेंट को जो है वो फ्लूइड एक्सोडेटिव है या ट्रांसोडेटिव है। अब इसमें एलडीएच हम जो फ्लूइड लेते हैं, जो एस्पायरेट करते हैं या वहां से निकालते हैं प्लूरल कैविटी, एलडीएच जो है ये कम है, लेस देन 200 इंटरनेशनल यूनिट, आईयू मींस कि इंटरनेशनल यूनिट कम है तो इसका ट्रांसोडेटिव, अगर मोर देन है 200 देन दैट इज अ एक्सोडेटिव। एलडीएच जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, और ये मोस्टली उन इन्फेक्शन, वो ऐसी रीजन जिनमें इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो उनमें ज्यादा होता है, ये आपने याद रखना है। इसीलिए एक्सोडेटिव में इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन में ये ज्यादा होगा। एलडीएच एफ्यूजन और सीरम रेशियो लेस देन, और सीरम रेशियो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए, ट्रांसोडेटिव में लेस देन 0.6 होती है और एक्सोडेटिव में मोर देन 0.6 होती है। प्रोटीन एफ्यूजन और सीरम प्रोटीन जो है ट्रांसोडेटिव में लेस देन 0.5 होती है और एक्सोडेटिव में मोर देन 0.5 होती है। तो आपने याद रखना है, ये लाइट क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको अच्छे से जो है ना वो याद रखना है, रिमेंबर करना है, फिंगर टिप्स पे होकर किस लिए हम करते हैं, ये जस्ट एक्सोडेटिव प्लूरल एफ्यूजन को रूल आउट करने के लिए करते हैं। एलडीएच रेशियो मोर देन 6 होनी 0.6 होनी चाहिए, प्रोटीन एफ्यूजन सीरम रेशियो मोर देन 0.5 होनी चाहिए, देन हमारे पास जो है वो फ्लूइड जो है वो एक्सोडेटिव होगा। देन व्हाट इज द मैनेजमेंट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हम कहते हैं कि अगर पेशेंट का जो है वो अंडरलाइन काज जो है ना, हमने उसको ट्रीट करना सबसे पहले, जो रीजन है ट्रांसोडेटिव है चाहे वो एक्सोडेटिव है, काज को हमने ट्रीट करना है। अगर हमारे पास पैरा निमोनिया की वजह से कोई इन्फ्यूजन हुई है तो हमने क्या करना है, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है, इतनी ज्यादा नहीं है, तो जस्ट एंटीबायोटिक देनी है निमोनिया के लिए, तो वो रिजोल्व हो जाएगी, खुद ही वो अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड है निमोनिया, ठीक है, तो हमने ग्राम पॉजिटिव कल्चर करना है। अगर और उसके अलावा अगर हमने पीएच देखनी है, पीएच अगर लेस देन 7.2 और ग्लूकोज लेस देन 60 है तो मींस कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पीएच इसलिए क्योंकि जब बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है तो वो एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, ठीक है। बैक्टीरियल इंफेक्शन जो है ये मोस्टली क्या काज करती है, बैक्टीरियल इंफेक्शन ये एसिडिक मीडिया प्रोड्यूस करती है, और ग्लूकोज कम इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया लव टू यूज ग्लूकोज, और ग्लूकोज को यूज करके वो ग्रो करता है। तो इस कंडीशन में हमने ट्यूब थ्रैकोस्टोमी करनी है, ट्यूब डालनी है, जिसको हम कहते हैं चेस्ट ट्यूब डालनी है, ठीक है। चेस्ट ट्यूब ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में जो है एक सेफ ट्रायंगल होता है, ठीक है, वहां पे हम डालते हैं। तो इंटीरियरली क्या होता है कि अपेक्स में एक्सिला होता है, ये आप याद रखना है, और इंटीरियर जो है वो इंटीरियरली बॉर्डर जो है पेक्टोरालिस मेजर मसल होता है, पोस्टीरियरली जो है वो हमारा लाइक वो होता है सार्टोरियस, ठीक है। तो हमें इमेजिनरी लाइन जो है वो निपल से ड्रा करनी होती है, जो हमारे पास सेफ ट्रायंगल होती है। तो सेफ ट्रायंगल में आपने याद रखना है 4th या 5th रिब्स होती हैं, 4th या 5th रिब होती है, और 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस होती है, ठीक है। 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस होती है, तो ये मोस्टली सेफ साइट होती है, सेफ ट्रायंगल होती है, जहां पे हमने चेस्ट ट्यूब डालनी होती है। जब आप सर्जरी में ऑब्जर्व करोगे तब आपको जो है वो ये वहां पे सिखाएंगे। तो उसके अलावा नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो होती है वो ड्रेनेज करती है। अगर फ्यूजन सिम्टोमेटिक है तो हमने उसको ड्रेन करना है, चेस्ट ट्यूब डालनी है, और हमें इसको स्लोली करना होता है, लेस देन 2 लीटर पर डे। अगर हम ज्यादा कर देंगे तो वो पेशेंट हाइपोवोलिमिक शॉक में चला जाएगा, हाइपोवोलिमिक शॉक में चला जाएगा, ठीक है।
शॉक में, और क्योंकि एक्सेसिव फ्लूइड हम निकाल रहे हैं, दोबारा प्लूरल फ्यूजन बनने में वो यूज होगा, तो हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है पेशेंट, इसलिए हमने लेस देन 2 लीटर जो है पर डे हमने करना है। फ्लोरोडायलिसिस करते हैं। फ्लोरोडायलिसिस मींस के बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोसीजर होता है। लाइक ये लंग्स की 2 लेयर होती हैं, ठीक है, लाइक ये 2 लेयर है, इनके दरमियान हमने टेट्रासाइक्लिन या ब्लूमाइसिन हमने यहाँ पे इंजेक्ट कर देनी होती है। प्लूरल जो कैविटी होती है, प्लूरल स्पेस होती है, और जिसकी वजह से जो है ये क्या करती है, ये रिकरेंट जो फ्यूजन है उसको कम करती है, क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन ब्लूमाइसिन जो यहाँ पे इंफ्लेमेटरी सेल्स होती है ना, उनको खत्म करती है, उनको कम करती है और रिकरेंट फ्यूजन को बचाती है। मोस्टली हम इसमें टाल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं, टाल्क पाउडर वगैरह भी यूज करते हैं फ्लोरोडेंसिस। फ्लोरोडेंसिस मीन वी पुट समथिंग लाइक सम एंटीबायोटिक, सम पाउडर वगैरह जो है वो प्लूरल स्पेस में, ताकि वो इरिटेट करें प्लूरल कैविटी को, और जिसकी वजह से जो है वो क्या हो, जिसकी वजह से जो है वो रिकरेंट फ्यूजन से जो है वो प्रिवेंट करता है। अगर फिर भी ना हो देन हम सर्जरी करते हैं। आज उसके नेक्स्ट आप एक्सरेस देखें कि पेशेंट को जो है, फर्स्ट एक्सरे देखो कि पेशेंट को प्री ट्रीटमेंट यहाँ पे ब्लंटिंग का पोस्टोफ्रेनिकल कार्डियोफ्रेनिक एंगल हुई है, और सीटी स्कैन पे भी देखो कि ये हमारे पास प्लूरल फ्यूजन पड़ी हुई है। लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट हमने चेस्ट ट्यूब डाली है, और चेस्ट ट्यूब डालने से जो है वो दोबारा से कोस्टोफ्रेनिक और कार्डियोफ्रेनिक एंगल प्रॉपर प्रोमिनेंट हो चुकी हैं। और उसके अलावा अगर हम सीटी स्कैन पे देखें तो हमारे पास जो प्लूरल फ्यूजन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा, मींस के जो उसका फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो आई होप ये आपको जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कर सकते हैं, बताएं अगर कोई कुछ समझ नहीं आया आपको।